नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर लगातार जो सस्पेंस बना हुआ था, लगता है वो ख़त्म होने वाला है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिसे महबूबा ने सकारात्मक बताया है। इस मुलाकात के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार वापस आ सकती है। सरकार गठन को लेकर महबूबा मुफ्ती गुरुवार को अपने विधायकों से बातचीत भी करेंगी। इस साल जनवरी में उस वक्त के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से राज्य में लगातार राज्यपाल जो शासन है वो लागू है, गवर्नर रूल है वहाँ पर, और लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से एक जो सीमावर्ती राज्य है जिसको काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, 3 महीने से हेडलेस लगातार बना हुआ है। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे को समझने के लिए कि क्या वाकई 3 महीने गुजर जाने के बाद अब आखिरकार हमें सरकार मिल जाएगी जम्मू कश्मीर में, और किन शर्तों पे ये सरकार बनेगी जानने की कोशिश करेंगे। शुजात बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि एडिटर हैं राइजिंग कश्मीर अखबार के। दूसरे खास मेहमान MM अंसारी साहब हैं हमारे साथ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर मामलों पर केंद्र की तरफ से मध्यस्थता भी कर चुके हैं। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं फ़िलहाल RP सिंह, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, और साथ ही प्रोफेसर सुब्रता मुखर्जी हैं जो कि जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पीडीपी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनके विधायक शाह मोहम्मद तांत्रे हमारे साथ श्रीनगर से फ़ोन लाइन पर मौजूद हो सकते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुजात बुखारी साहब, अगर आपके साथ मैं शुरुआत करूं, ज़मीनी सच्चाई आपको पता होगी कि जब पॉजिटिव कह रही हैं महबूबा मुफ्ती, सकारात्मक कह रही हैं, क्या इस तरह की शर्तें रही होंगी जिसको हम कहते हैं एजेंडा ऑफ अलायंस का नाम लगातार दिया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि तमाम चीज़ों पर अग्रीमेंट हुआ होगा या ज़्यादातर चीज़ों पर सहमति बन गई होगी? देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने पीडीपी की तरफ से जो स्टेटमेंट और क्लैरिफिकेशंस पिछले 2-3 दिनों के दौरान आई, वो ये थी कि उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस के बाहर कोई नई चीज़ नहीं मांगी है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बल्कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा था कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो है उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन उससे बढ़कर मुझे जो लगता है कि बीजेपी और पीडीपी के दरमियान जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और अभी भी है, जो मसला है, वो इनके बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का मामला है। और शायद इसीलिए ये मामला तूल पकड़ा गया और अभी 2 महीने हो गए, बल्कि 3 महीने हो रहे हैं मुफ्ती साहब के वफ़ात के बाद कि गवर्नमेंट नहीं बन सकी, क्योंकि 10 महीने के दौरान जो खींचातानी बीजेपी और पीडीपी के दरमियान रही, उससे यही लग रहा था कि शायद ये गवर्नमेंट अगर मुफ्ती साहब भी होते तो शायद आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की पार्टी ने हुकूमत में रह के फ्लैग के इशू को हाई कोर्ट में लेके गए, बीजेपी के फंक्शनरीज़, या बीफ का मामला था, या बाकी सारी चीज़ें जो थी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अनकंफर्टेबल जो लेवल जो था वो बढ़ गया था दोनों पार्टीज़ के बीच में। और शायद ये भी चीज़ें हैं कि जिन का तज़किरा किया गया और निशानदेही की गई कि जिस तरह से बीजेपी, ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अक्सर आपको पता है कि अखबारों में लिखा गया, टीवी चैनल्स पे कहा गया कि मुफ्ती साहब एम्स में थे तो मोदी साहब एट ए स्टोन्स थ्रो थे, तो वो उनको देखने के लिए नहीं गए, बल्कि वो बादल साहब को चंडीगढ़ में PGI में देखने के लिए गए, या उनके वहाँ श्रीनगर में ताज़ियत के लिए नहीं गए। तो शायद वो सारा मामला जो है, वो सारी चीज़ें जो आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट का, विश्वास का मामला ज़्यादा है, लेकिन क्या और एक जो कम्युनिकेशन गैप भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा था दोनों के बीच। इसके अलावा जो इमेज की बात लगातार की जा रही है कि जिस तरह की इमेज घाटी में फ़िलहाल वेले में जो पीडीपी की है, वो ये है कि शायद सरकार तो बचा लें, लेकिन आगे के लिए उनके लिए रास्ते बंद हो सकते हैं, और जो सियासी पूरी जो तस्वीर है वो बिगड़ सकती है। आपको लगता है कि क्या एक बेहतर चेहरा पेश करने की कोशिश है पीडीपी की तरफ से कि सारी शर्तें हमारी हैं और देखिए सरकार बनाना ज़रूरी है, केंद्र में जो भी पार्टी हो उसके साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा? क्या ये कन्विंस कर पाएगी पीडीपी? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के साथ जाने से पीडीपी का काफ़ी इरोजन हो गया कश्मीर वैली में, क्योंकि इनका एक वोट बैंक था और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी मुखालफत की, बल्कि आज भी उनके पास प्रेशर था कि आप उनके साथ दोबारा ना जुड़ जाएं। लेकिन यहाँ से उनके MLAs और पार्टी कैडर जो है, उनका प्रेशर था कि नहीं, आप गवर्नमेंट बना दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त की सूरत हाल जो है उसमें पहली बात तो ये है कि ये बाहर नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और महबूबा मुफ्ती के दरमियान जो बातचीत है वो बातचीत हुई क्या, और क्या अगर वो कोई जो एजेंडा ऑफ अलायंस अगर एजेंडा ऑफ अलायंस जो है उसमें कुछ अहम मुद्दे हैं। एक ये है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को रिवोक करना या कुछ इलाकों से हटाना,
या दूसरी बात पावर हाउसेस को वापस देना। लेकिन उसके बारे में भी हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है जो पार्लियामेंट के सवालों में आई है या मिनिस्ट्रीज की तरफ से आई है। तो अगर उन चीज़ों पे कोई ख़ास एश्योरेंस नहीं मिली है तो फिर मुझे लगता है कि ये सौदा जो है इसको आप लोगों के बीच इसको ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बेच नहीं पाएंगे। आरपी सिंह जी बताइए, फिलहाल बीजेपी के नज़रिए से इसको कैसे देखा जाए? जिस इरोजन का जिक्र कर रहे हैं फिलहाल शुजात बुखारी, वैसा इरोजन बीजेपी के लिए भी देखने को मिल रहा है कि दरअसल ये जो अलायंस था ये बहुत नेचुरल अलायंस नहीं था। ये बार बार इस बात को कहा गया कि इधर इरोजन हो रहा है वोटों का, उधर भी इरोजन होगा वोटों का। क्या आपको लगता है कि वाकई ये रस्सी पे चलने जैसा है या अब लगता है कि अब सरकार बन जाएगी? देखिए, मैं दो चीज़ों आपको स्पष्ट कर दूँ। बुखारी साहब ने जो कहा, एक तो कोई बेचने के लिए सरकार बनाना, क्या क्या बिकेगा इसका इशू नहीं है। इशू बड़ा क्लियर है कि एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना था, उस एजेंडा अलायंस को लागू किया जाए। और वो कश्मीर के लिए एजेंडा ऑफ अलायंस बना था, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, पूरे तीनों रीजन्स के लिए एजेंडा ऑफ अलायंस बना था। और वो अटल जी का जो सोच थी इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के बीच में, वो पूरा उसके अंदर वो सारा बना। हमारा क्या इरोजन है उसका कोई हमें परवाह नहीं। कश्मीर ठीक चले, कश्मीर देश के साथ आगे, जो दिशा आज देश की है तरक्की की, उस दिशा में कश्मीर भी चले और कश्मीर में भी वैसे ही अच्छे हालात हों जैसे पूरे देश में है। और ये पूरा एजेंडा है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही एजेंडा मोदी जी का हुआ है, डेवलपमेंट का। और उसके लिए पूरी कोशिश, ये जो पूरा अलायंस का एजेंडा भी था, वो जो पूरा आरपी सिंह जी, ये बातें आदर्शवादी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन पार्टियों को आदर्शवादी, अगर चुनाव लड़ने हैं, सियासत करनी है। मैं माफी चाहता हूँ, अगर आदर्शवादी होती फिर सरकार ही नहीं बना पाते, हम सरकार ही नहीं बनाते। हमने सरकार बनाई, हमारा तो बिल्कुल मैच नहीं करता था। पीडीपी वालों ने सरकार बनाई ये सोचकर कि हमको पूरे कश्मीर के रीजन की चिंता करी, जिसमें कश्मीर, जम्मू, लद्दाख तीनों रीजन आते हैं। उन तीनों रीजनों का बैलेंस रखते हुए और पूरे देश के साथ जुड़ते हुए एक डेवलपमेंट का एजेंडा वहाँ चले, वहाँ के नौजवान को रोजगार मिले, वहाँ पर जो तरक्की होनी है, जो टूरिज्म के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से। परंतु उसमें जो इश्यूज हैं वो उनकी चिंता हो सकती है। वापस आए जिस पे आपने शुरुआत की थी, एजेंडा ऑफ अलायंस की बात हो रही है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन पर समझौता बीजेपी भी नहीं कर सकती और पीडीपी भी नहीं कर सकती, और इसीलिए 3 महीने गुजर गए कि एक संवेदनशील बॉर्डरिंग जो स्टेट है, हमारा सूबा है, उस पे जो है हेडलेस है वो 3 महीने से। ये जाहिर है इसकी कीमत बीजेपी को पता है, केंद्र सरकार को भी पता है। इस सब के बावजूद आपको लगता है ये एजेंडा ऑफ अलायंस में, अगर आप इस कार्यक्रम में बता सकें कि क्या ऐसी बातचीत हुई है जिस पर इतनी उम्मीद हमें हो सके कि अब सरकार बन जाएगी? नहीं, हमारी तरफ से तो आज भी हम एजेंडा अलायंस पे बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल हमारी पक्का वादा है कि हम एजेंडा अलायंस पे जैसे वो चाहेंगे हम बिल्कुल उसको लागू करने के लिए तैयार है। बीजेपी उसको पूरी तरह शब्दशाह उसको लागू करने को तैयार है। उसका टाइम फ्रेम हो सकते हैं चीज़ों के, वो एक इशू है, कंसर्न है उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी है। उनके टाइम फ्रेम्स कैसे हों, उसके टाइम फ्रेम हो सकते हैं। वो जो अभी कहा उन्होंने कि आर्म फोर्सेज एक्ट का मामला है, वो कहाँ पे कितना लागू हुआ, कैसे होगा, वो चिंता करने वाली बात है। आर्मी लैंड की भी बात हो रही है, आर्मी लैंड की बात, वो सब है ना विषय जी। परंतु उसमें टाइम फ्रेम हो सकते हैं, परंतु हम एजेंडा अलायंस से हटने को तैयार, हम बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है। और इसलिए हमने हमारे जो कोर इश्यूज थे हमने उनको अभी पीछे रखा है। धारा 370 और बाकी जितने इश्यूज हमने उनको नहीं छेड़ रहे हैं बिल्कुल भी। हम उनको अभी पीछे रखकर हम बेसिकली चाहते हैं कि कश्मीर आज जो पूरा देश जिसको आज एंजॉय कर रहा है वो कश्मीर भी एंजॉय करे, कश्मीर में भी बात हो। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं शाह मोहम्मद तांत्रे जी भी, उनसे बातचीत करते हैं। पूंछ में इस वक्त वो मौजूद हैं और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तांत्रे जी बताइए, फिलहाल कि क्या सरकार वाकई बन रही है या हम कयास ही लगाते रहें? जी हाँ, सरकार बन रही है, बनेगी सरकार, इसमें कोई वो बात नहीं है। असल में आप भी जानते हैं कि ये जो एजेंडा अलायंस है इससे बाहर कोई बात कभी नहीं हुई है। महबूबा जी यही कह रही थी कि ये जो अलायंस बना है इसमें संजीदगी दिखाए मरकज थोड़ा, तो इसमें कोई नई कंडीशन तो थी नहीं कि हम कोई लगा रहे थे नई कंडीशन की। नई मकसद यही था कि देखिए इस वक्त भी मैं समझता हूं कि भारत के लिए, मोदी जी के लिए अगर टॉप एजेंडा कोई है तो जम्मू कश्मीर है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने के लिए आपने एक अलायंस किया है उनकी बेहतरी के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए, इससे हमारे लोगों के दिल ज्यादा मिले अपने मुल्क के साथ, तो इससे बेहतरी और क्या हो सकती है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आपके जो एमएलएज हैं, विधायक हैं, वो इधर उधर बिखर रहे थे, 3 महीने से कोई काम नहीं है, इंडिपेंडेंट सरकार बनाने की बात हो रही है, उमर अब्दुल्ला साहब उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या ये सब भी वजह है या यही वजह है कि बातचीत अब हो रही है? ऐसा कुछ नहीं था। हमारी अभी मीटिंग हुई थी मैडम के साथ, एक एमएलए मैडम के साथ खड़ा था और उन्होंने उनको यूनानिमसली मैडम को कह दिया था कि अगर आप चाहती हैं कि फ्रेश इलेक्शन चाहती हैं तो हम सब तैयार हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीपी का मतलब है महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती का मतलब है पीडीपी। तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई इंजीनियर राशिद साहब से लीडर क्यों नहीं है मुलाकात कि की जिसके थी? पीछे कोई जा सके। इंजीनियर राशिद साहब से क्यों मुलाकात हुई थी? जी, इंजीनियर राशिद से क्यों मुलाकात हुई थी? किसकी मुलाकात हुई? महबूबा मुफ्ती की। नहीं, वो तो चलिए, अब अपने अपने ऑप्शन ढूंढ रहे थे सभी लोग। एक बड़े लीडर से सभी मिल सकते हैं। कोई कांग्रेस वाले भी कह रहे थे कि भाई हमारे साथ गवर्नमेंट बने, ज्यादा अच्छी बात है। अगर वो बाकी लोग जो इंडिपेंडेंट थे वो भी चाहते थे कि अगर हमारे साथ, ये तो अपनी अपनी वो होती है। लेकिन हमने बड़ा सोच समझ के मुफ्ती साहब का जो एजेंडा अलायंस है मोदी जी के साथ, उसकी हमारी देश को भी जरूरत है, उसकी हमारी स्टेट को भी जरूरत है। रहा जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, ये उस एजेंडा ऑफ अलायंस में भी इसका भी डिसाइड हुआ है कि इसको एक बस्ते में डालना है। इस पर कोई बात नहीं करनी है। हमने लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए एक हिम्मत वाला कदम उठाया गया है, और ये मुफ्ती साहब ने उठाया। इसके लिए ये कहा जाए कि भाई वहां पे उनमें आपस में कंट्रोवर्सी थी, सर्वकल थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी शानदार तरीके से गवर्नमेंट चल रही थी। छोटे मोटे इशू, ये तो अलायंस में जब आपकी कोalition गवर्नमेंट नहीं, बट हैरानी की बात ये है कि इशू नहीं था। हाँ, नहीं, हैरानी की बात ये है कि छोटे मोटे इश्यूज से 3 महीने तक सरकार क्यों अटकी रही, ये समझना जरूरी है। वापस आती हूँ आपकी तरफ। एक छोटा निवेदन कर लूँ मैं, क्योंकि पीडीपी के एमएलए हैं, मैं उनको एश्योर कर रहा हूँ आपके बिहाफ पे कि आप निश्चिंत रहें, एजेंडा ऑफ अलायंस से कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। आप सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ें और हम आपकी उसमें पूरी इमदाद करेंगे और उसको अच्छे ढंग से लागू करेंगे। और इसके अलावा भी जो भी इमदाद चाहिए सरकार उसमें इमदाद आपकी करेगी। जी, देर हो गई है, लेकिन क्या पहले दिन ये बात होती तो अच्छा होता। तांत्रिक जी से रिएक्शन लूंगी इस बात का। अंसारी साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये मौजूदा जो हालात आपको नजर आ रहे हैं फिलहाल? आपको लगता है कि शायद जितना वक्त ले लिया गया है वो खरीद फरोख्त के लिए भी देखें एक तरह से, या अपनी शर्तें मनवाने की बात है दोनों तरफ से? बीजेपी के लिए भी जाहिर है ये एक राष्ट्रीय स्तर की बात है। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक सूबा नहीं, बल्कि राजनीति जो जम्मू कश्मीर में होगी वो तमाम पूरे जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसमें भी एक तरह से प्रभावित करती है। फिलहाल आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप सबने एजेंडा ऑफ अलायंस का जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि वो एजेंडा ऑफ अलायंस से ही प्रॉब्लम शुरू से ही रही है। पहली बात तो ये कि 2-2.5 महीने लग गए थे इसकी निटी-ग्रिटी को तैयार करने में। जब ये तैयार भी हो गया तो 10 महीने में हम यही सुनते आ रहे थे कि मुफ्ती साहब के वक्त में कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो उन मुद्दों पे नहीं आई। लोगों ने उस पर एतराज़ नहीं किया जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, बल्कि गवर्नेंस से रिलेटेड वो थे जो बहुत आसानी से किए जा सकते थे। और गवर्नेंस के बहुत सारे जो आइटम्स हैं एजेंडा ऑफ अलायंस में बहुत डिटेल में लिखे गए हैं। उसके बारे में एक बात तो मुफ्ती साहब और महबूबा साहिबा ने भी कहा कि मुफ्ती साहब हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर गेटिंग मनी एंड रिसोर्सेज। तो मेरा अपना मानना यह है कि पहले भी ये प्रॉब्लम थी और मुफ्ती साहब के बाद भी ये 2-3 महीनों में यही बात जिक्र हो रही थी कि कोई नया पॉइंट नहीं चाहते, नया कोई सीबीएम नहीं तैयार करना चाहते। महत्वपूर्ण बात जो शुजात बुखारी ने कही है, जो ट्रस्ट की बात है, जो अंदरूनी विश्वास की बात है, आपको लगता है इससे भी दिल खट्टा हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल। एक तो ये कि जो इतनी कोशिशों से वो एक एजेंडा बनाया गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाहिर है कि एक दूसरे का भरोसा होना चाहिए था, एक दूसरे का ट्रस्ट होना चाहिए, जो वो नहीं हुआ। और उससे बावजूद इसके ये जो कुछ भी हुआ उससे पीडीपी की इमेज भी थोड़ी सी काफ़ी ख़राब हुई। लोगों को ये भी मालूम था कि वहाँ वैली में लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि वैली में तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक हो गई थी ताकि बीजेपी पावर में ना आने पाए। लेकिन जब बीजेपी पावर में आ गई और अलायंस पे आ गई, और इसके बाद भी कि उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस जो है एग्री किया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि वो मुद्दा आज भी रहा जिसके ऊपर महबूबा जी कोशिश करती रही कि कोई एश्योरेंस तो हो ताकि उनकी कम से कम गवर्नेंस की बातें घाटी में कुछ कह सकें वापस जाके। और उसमें आपसे मैं अर्ज करूं कि गवर्नेंस में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट्स हैं या जो ह्यूज एलिनेशन है वहाँ पे, चाहे फ्लड विक्टिम्स हो, चाहे यूथ की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट और उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं। और इसके साथ साथ जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं जिसमें कश्मीरी पंडिट्स हैं, वेस्ट पाकिस्तान और पीओके की जो माइग्रेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को इन्होंने साफ कहा था कि हम 1 स्ट्रोक में इसको हल करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई पहल नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि पीडीपी और बीजेपी दोनों की कंस्टिट्यूएंसी जो है इससे इरोड हुई है और वो पूरा कॉन्फिडेंस पाने के लिए मैं समझता हूं तमाम मीठी मीठी और आदर्शवादी बातों के बावजूद आपको लगता है दोनों को नुकसान हुआ, लेकिन दोनों चाहते हैं कि सियासी तौर पर रिलेवेंट बने रहें, सार्थक बने रहें, और उसके लिए भी सरकार बनाना जरूरी है। तो ये भी मजबूरी है। एक छोटी टिप्पणी कर दूं, जहाँ उन्होंने कहा पैसे की बात, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो कहा कि पैसे के लिए पिलर टू पोस्ट है, पैसे की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ,
ऑन मैं रिकॉर्ड कहा था, अरे सुनिए on record। मेरी बात, हाँ हाँ मैं बात तो पूरी कर लूं सर, मेरी बात, लिए 500 करोड़ सर मेरी देने की बात तो बात पूरी, क्यों मैं कहाँ अपनी हुआ? बात पूरी कर लूं। कश्मीरी पंडिट्स के रिहेबिलिटेशन की सर बात हुई सर तो आप वो मेरी कहाँ बात हुआ? कहा, मेरी बात पूरी होने दो, मैं आप बात तो अपनी पूरी करूं। मैंने कहा पैसे की दिक्कत वैसे नहीं है, परंतु हाँ आज इतना फर्क पड़ गया कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। आप पैसा जो आपके लिए कमिटमेंट है पूरी होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई जी, है, ठीक और वो अच्छी बात है। एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का इशू है जो पूरे देश में वो है, ठीक है, उतना ही फर्क है सर। जल्दी से शुरुआत। नहीं पहुंच जाएंगे कि मैं नहीं, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी नहीं, मैं एक्चुअली बेसिक इशू ये है कि अगर ये जो कहते हैं कि नहीं बड़े ज़बरदस्त हुकूमत चल रही थी और एक बड़ा ट्रस्ट का माहौल था, लेकिन इम्प्रिंट जो है वो गवर्नमेंट का ग्राउंड लेवल पे नहीं है। वो ये है कि अगर आप पॉलिटिकल सतह पे देखेंगे तो फिर लश्कर तैयबा के कमांडर अबू कासिम के जनाजे में 30,000 लोग शामिल नहीं होते। अगर एक असंतुष्टि नहीं होती। अगर एक वो फ्रस्ट्रेशन का माहौल नहीं होता, अगर एक पॉलिटिकल आउटरीच होती तो इस किस्म का माहौल नहीं होता। और दूसरी बात की जो फ्लड का रिलीफ था वो तब रिलीज हुआ जब मुफ्ती साहब हॉस्पिटल में थे, और 2 दिन पहले, शायद उनके मरने से 2 दिन पहले 1200 करोड़ रिलीज हुए और फिर वो गवर्नर साहब ने बांट दिए। आपने वो क्रेडिट भी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दिया। तो एक डिफरेंट किस्म का मैसेज जो है वो लोगों में जाता है इससे। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, ये बताइए कि एजेंडा ऑफ अलायंस जिसके बारे में कार्यक्रम की शुरुआत से ही बात हो रही है और दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि इससे हम हटना नहीं चाहते हैं, कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें, जैसे फिलहाल बात हो रही है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वो NHPC से जो है स्टेट को वापस जाने, जम्मू कश्मीर को, ये कितना मुमकिन आपको लगता है? आर्मी लैंड का जिक्र है कि जो एक्सेस आर्मी लैंड है वो राज्य को वापस जाना चाहिए। स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है जिसमें ये चाहती हैं महबूबा मुफ्ती कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर जो है जम्मू और श्रीनगर को जो है स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाए। फ्लड रिलीफ जो है, जो बाढ़ आई थी जिसने पूरे तरीके से तबाह किया जम्मू कश्मीर को, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो हल किया जाए। इसके अलावा ये भी कहना है उनका कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जिस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पाकिस्तान के साथ किए गए, वो दौर वापस लाया जाए। जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें हुर्रियत भी शामिल है, उनसे बातचीत की जाए। क्या आपको लगता है? और एक ख़ास बात, आखिरी बात, जो स्पेशल स्टेटस की है जम्मू कश्मीर को, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। आपको लगता है कि क्या ये डुएबल है बीजेपी के लिए? देखिए, जब मुफ्ती साहब थे तब भी केंद्र से जितना सहायता उनको चाहिए था वो उनको नहीं मिला था। और उसके दौरान भी बात है, जो जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी सरकार बनेगी, केंद्र का पूरा सपोर्ट बिना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसके साथ देखिए जो हाल में जो हुआ है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, कश्मीर में एक पैटर्न दिखाई देता है जिसमें एक अनस्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की प्रयास है। इसका मतलब है जो पुरानी पॉलिटिक्स है उससे एक काफ़ी शिफ्ट का हम नज़रियत कर रहे हैं। इसमें महबूबा के सामने जब ये बात आई, उनके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ थी। एक है कि रीनेगोशिएट करे और उसके साथ कुछ कंसेशन करके फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, किंतु बहुत बड़ा सपोर्ट फैमिली से लीडरशिप लेना बहुत मुश्किल काम होता है और उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना था जो मेरे पास भी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। दूसरा ये हो सकता था कि वो कांग्रेस और 4 इंडिपेंडेंट्स का हाथ मिला के सरकार बनाए, पर उसमें भी एक मेमोरी था। 202 से 208 भी कांग्रेस का के जो इनका जो संबंध था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। तीसरी जो साधारण है कि रीपोल के तरफ जा सकते थे। तो महबूबा की जो कोशिश थी कि जो एप्सपा है, जो स्पेशल एक्ट है, उसमें कुछ है, उसमें ये भी कहूँ जो अखबारों में आया है कि आर्मी भी तैयार थी कुछ रीडिप्लॉयमेंट करने की। और उसके साथ जो पंडित का इशू है, बड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, महबूबा चाहती थी कि इसको ज़रा पोस्टपोन किया जाए। उसके साथ बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो तो आप देख ही रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी एकदम अलग है। बीजेपी में जो फैक्शंस है वो काफ़ी कहते हैं कश्मीर हम हार जाए तो हम पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे, तो एक स्टेट के लिए हम कैसे छोड़े। इसलिए सारे कंट्रडिक्शंस है। सरकार तो बन जाएगी पर कामयाबी तो मुझे लगता है दिल्ली दूरस्थ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। शुजात बुखारी, ये बताइए अफजल गुरु का मामला, जो JNU के बाद के दिनों में शायद सरकार बनाना और मुश्किल हो गया और हफ्तों टल गई सरकार, इसको अगर हम इस नज़रिए से समझने की कोशिश करें कि देश के बाकी हिस्सों में और जम्मू कश्मीर में इसको किस तरह से समझा जाता है, शायद थोड़ा सा हमदर्दी से बीजेपी की स्थिति को समझना होगा कि जिस तरह से PDP कह रही है अफजल गुरु के बारे में, जो उनका स्टैंड रहा है, बीजेपी के लिए ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है उससे अडॉप्ट कर लेना। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में या उस स्टेज पे कोई बात चल रही थी, क्योंकि जिस वक्त JNU का मामला हुआ था,
मामला सीधा साधा था एजेंडा ऑफ अलायंस पे, जिस तरह से अंसारी साहब ने कहा और उन्होंने भी कहा कि जो 10 महीने की जो सरकार रही उसमें कोई ख़ास ज़बरदस्त किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन क्या अफजल गुरु के मामले ने इसे डिले किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अफजल गुरु के मामले ने इसको डिले नहीं किया। इनकी अपनी अंदर की प्रॉब्लम्स थी और शायद इनको अब लगा कि नहीं, इन प्रॉब्लम्स को हल करने की ज़रूरत है। पीडीपी के पास भी प्रेशर था और बीजेपी के पास भी प्रेशर था कि क्योंकि बीजेपी को पहली बार स्टेट के पावर स्ट्रक्चर में एक साझेदारी मिली थी, शराकत मिली थी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इसको एफर्ड कर सकें कि वो गवर्नमेंट गंवा बैठे इस वक्त। और दूसरी बात जो है कि इस वक्त जो सूरत हाल है रियासत जम्मू कश्मीर में, इन्होंने 10 महीने में जो ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब कह रहे थे कि हमने ज़बरदस्त फंड्स की ज़बरदस्त बहुतात लगाई, वहाँ पे कोई फंड्स इज़ नॉट एन इशू, बट एजेंडा ऑफ अलायंस पे अगर आप देखेंगे उनमें से किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया गया 10 महीने में, और उसमें से सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ जो हैं उनके इश्यूज़ को लिया गया। कश्मीरी पंडित्स का मामला जो है, बेशक उसके साथ हमारी हमदर्दी है, लेकिन उसी को प्रायोरिटाइज किया गया। वो 2 इश्यूज हैं जिनको प्रायोरिटाइज किया गया 10 महीने में। बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कश्मीर को समझने के लिए पॉलिटिकल इश्यूज को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप पॉलिटिकल आउटरीच नहीं करेंगे, और वही प्रॉब्लम मुझे लगता है कि पीडीपी के पास भी है कि उनको लोगों के पास वापस जाना है, उनको लोगों को जवाब देना है कि भाई अगर हमने बीजेपी के साथ, जिस तरह से मुफ्ती साहब कह रहे थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाना है, एंड ही वेंट अगेंस्ट द टाइड, तो उनको वहां समझाना है कि अगर हम टाइड के अगेंस्ट गए, बेशक बीजेपी को शायद ये अच्छा नहीं लगता होगा और उनकी अपनी प्रॉब्लम्स, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में भी इनको इलेक्टोरेट को फेस करना है, तो उनकी वहां प्रॉब्लम्स है, इनकी यहाँ प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर ये दोनों पार्टीज रियासत जम्मू और कश्मीर को गवर्नेंस के मामले में एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। बहुत बुनियादी बात आप कह रहे हैं कि हम चाहे सुपरफिशियल सतही मुद्दों का जिक्र करें, लेकिन वो आखिरकार जमीनी मुद्दों पे आता है। अगर आप गवर्नेंस दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि लोग गवर्नेंस के लिए वोट देते हैं, वो मसले कश्मीर को हल करने के लिए वोट नहीं देते हैं। तो अगर आप उनको गवर्नेंस देंगे तो गवर्नेंस पे भी आप कोई बहुत आगे अच्छी बात है। इससे पहले कि मैं सिंह साहब के पास जाऊं, अंसारी साहब, क्या आपका भी यही राय है आपकी जो कह रहे हैं शुजात बुखारी के? वाकई हमें लग रहा है कि शायद विचारात्मक स्तर पर जो है बात हो रही है, शायद जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी पीडीपी मिलके कोई आज़ादी की जो है बात को कुछ मंथन होगा उसको लेकर। ये सब बड़े मुद्दे नहीं, बल्कि आखिरकार ज़मीन पर आकर रोटी, बिजली, सड़क, पानी, रोज़गार, यही मुद्दे हैं। अगर ये डिलीवर हो जाएं तो शायद जम्मू कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक तो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो एजेंडा ऑफ अलायंस में इसका जिक्र है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, सेपरेटिस्ट लीडर से बात होनी चाहिए, और जो और इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात होनी है। वो उस मामले में तो कुछ हुआ नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो जियो पॉलिटिकल जो कंडीशन है शायद इसमें बहुत ज़्यादा लेकिन अगर हुर्रियत के नेताओं को अगर पाकिस्तान हाई कमीशन यहाँ बुला लेता है तो उस पर बवाल हो जाता है, तो ऐसे में कैसे बातचीत करने की बात होगी? एक मसरत आलम को छोड़ने पे तो इतना बवाल आता है, तो आप आरफा, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा है, लेकिन बात उसकी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शायद ये जो पॉलिटिकल मामले हैं उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। और इसी तरह से जो हम सिक्योरिटी से रिलेटेड ASPA के विड्रॉल की बात करते हैं, या जो लैंड आर्मी के पास है उसको वैकेट की बात करते हैं, शायद उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन जिसमें शुजात कह रहे थे कि जो रियल जो गवर्नेंस जो डेफिसिट है, डुएबल है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब वहाँ पे जो बहुत सारे जो हमारी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमीशंस वगैरह हैं, उनको ऑटोनॉमी देकर के उनको एक्टिवाइज किया जा सकता है। जो गरीबों की, औरों की जो प्रॉब्लम है वो हल किया जा सकता है। आरपी सिंह जी, एक तो मुझे, मैं हालांकि बहुत सीनियर प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कोई स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और नाचल और उत्तरांचल में हमारा कोई हाथ नहीं। उनके कांग्रेस अपने लोग वेट नहीं पा रही, वो अपने उनका इंटरनल इशू है, इस कारण से दिक्कत, हमारे कारण से कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा पीडीपी के साथ ऐसा कोई मसला भी नहीं है। हम पीडीपी के साथ ईमानदारी से बिल्कुल साफ गोई से सरकार चलाना चाहते हैं। और जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, 10 महीने मिले थे, 10 महीने में जो बेस्ट पॉसिबल होता था वो सरकार की तरफ से किया गया। और जो वो ठीक है कि मुफ्ती साहब हॉस्पिटल में थे, उनका इंतकाल हो गया, परंतु उनके हॉस्पिटल रहते हुए 1200 करोड़ रुपए देके वो बाद में ठीक है लागू, उसमें कुछ उसमें डिस्पर्स हुआ, कुछ आगे डिस्पर्स। एक बात पूरी कर लीजिए, आपने सबको लिया, मैं अकेला हूं, सबके कार्यक्रम खत्म करना होगा, अगला कार्यक्रम भी है। इससे बड़ा स्पष्ट है हमारी तरफ से, बिल्कुल साफ हुई से हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं वहाँ सरकार बने, अच्छी सरकार बने जो डिलीवर करे, और जो वापस बार बार करें कि वहाँ आम आदमी को डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसका एहसास हो। प्रोफेसर मुखर्जी 10 सेकंड। नहीं, ये बात तो सही है, पर केंद्र का सपोर्ट जो जितना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता,
जब ने आपने 1200 करोड़ दिया पर उसका नतीजा तो पार्टी को कुछ नहीं मिला। तो आप टाइमिंग ठीक करें, कोऑर्डिनेट करें, तब कुछ हो सकता है। पर अभी जो स्थिति है उसमें लगता नहीं है ज़्यादा कुछ आगे बढ़ेगा। करोड़ रुपए हमने मुफ्ती चलिए, साहब के रहते हुए मुझे दिया था खत्म जी। करना होगा। वो तो सभी मेहमानों का बहुत टेलर बहुत में शुक्रिया। दिया। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।